गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 1 to 8 दिसंबर 2023 के। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल न्यूज की। फर्स्ट न्यूज जो है वो है नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप के बारे में, सो दैट हम प्लास्टिक वेस्ट को इंडिया में कम कर सके। तो इंडिया में अगर प्लास्टिक वेस्ट को कम करना है उसके लिए एक नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप रिलीज किया गया है, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है। इसका एम क्या है? रिसर्च को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देना, सो दैट वो एक साथ मिलकर एक रोड मैप डेवलप कर सके, सो दैट हम इंडिया को ट्रांजिट कर सके एक सर्कुलर इकोनॉमी में, स्पेशली प्लास्टिक सेक्टर में। प्लास्टिक सेक्टर में अगर सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, होती क्या है? ऐसी इकोनॉमी जहां पर हम बहुत ही कम वर्जन प्लास्टिक यूज करते हैं, जितना कम हम हो सके उतना कम वर्जन प्लास्टिक यूज करते हैं और रिसाइकल्ड मटेरियल को ज्यादा यूज करते हैं नए प्रोडक्ट्स के लिए। यानी कि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए आप नई प्लास्टिक जितनी कम हो सके उतनी कम यूज करोगे, और जो रिसाइकल्ड मटेरियल है जो पहले यूज हुआ है उसको रिसाइकल करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। और प्लास्टिक सेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक को स्पेसिफाई कर दिया। आगे बात करते हैं पीएम जनमन स्कीम के बारे में। पीएम जनमन स्कीम जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन रिसेंटली अप्रूव हुई है। पीएम जनमन स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसका जो एम है वो क्या है? कबीले के लोगों को, ट्राइबल कम्युनिटी को सपोर्ट करना। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का जो एम यही है कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटीजीज जो है, जो 75 है अभी हमारी 18 स्टेट्स और 1 यूटी में जो सेपरेट हुए हैं, उनको हमने अपलिफ्ट करना है, उनको डेवलप करना है। इस स्कीम का एम यही है जो क्रूशियल इंटरवेंशन, जितनी जरूरी इंटरवेंशन है वो प्रोवाइड करनी। फॉर एग्जांपल परमानेंट हाउस हो गया, रोड कनेक्टिविटी हो गई, पाइप्ड वाटर सप्लाई हो गई, मेडिकल यूनिट उनको प्रोवाइड की जाए, उनके लिए हॉस्टल्स बनाए जाए, आंगनवाड़ी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो गई, सोलर स्ट्रीट लाइटनिंग हो गई, बंधन विकास केंद्र, मोबाइल टावर्स, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाएंगी। आगे बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। सो अभी क्या है, हमारे यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है अप्रूव कर दी है। फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप अपनी पॉलिटी की बुक्स में पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो जो फाइनेंस कमीशन है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि आर्टिकल 280 के अंडर सेटअप की गई है हमारे संविधान के। हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है और इसका काम क्या होता है? जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो यूनियन और स्टेट्स में, उसके बारे में रिकमेंडेशन देता है। 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं अगर गवर्नमेंट ने वो एक्सेप्ट की तो वो क्या है 1 अप्रैल 2026 से जो है स्टार्ट करके 5 साल तक वो हम कवर करेंगे। आगे बात करते हैं वर्ल्ड का फर्स्ट जो पोर्टेबल मेडिकल डिवाइस है वो है इंडिया ने डेवलप किया है आरोग्य मैत्री क्यूब। ऐसे दिखता है, ऐसे ड्रोन से हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। रिसेंटली हरियाणा के गुरुग्राम में अनवील किया गया है, इंडिया ने डेवलप किया है। और हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भीषम, जिसके फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, उसी का ये पार्ट है। इसमें क्या है, आप कहीं भी इसको उठाकर लेके जा सकते हो। जो भी एक इमरजेंसी में जो भी सफिशिएंट फैसिलिटीज होती हैं हेल्थ के लिए, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, ब्लड टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स हो, एक्सरे हो, कुकिंग स्टेशन, हर चीज इसमें होगी। ये 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब से बना हुआ है। हर क्यूब जो है वो स्पेशलाइज्ड स्टेशन है इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए। आगे बात करते हैं फिल्टर केक या प्रेस मड की। सो ये रिसेंटली क्यों न्यूज में था, जो शुगर केन, जो गन्ना होता है, शुगर केन की जब खेती होती है उसके बाद जब उसकी प्रोसेसिंग होती है उससे एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है प्रेस मड, या उसको फिल्टर केक भी बोलते हैं। इसके लिए ये बोला गया है कि ये कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने में हेल्प कर सकता है। इससे हम जो है इतनी ज्यादा कंप्रेस्ड बायोगैस बना सकते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए, एनर्जी सोर्सेस के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये एक एग्रीकल्चरल वेस्ट है जो कि जब गन्ने का जूस हम रिपीटेडली फिल्टर करते हैं
शुगर निकालने के लिए जब भेजते हैं उससे पहले जब हम केन से जो जूस निकालते हैं रिपीटेडली उसको फिल्टर करते रहते हैं तो जो एग्रीकल्चरल वेस्ट ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं ट्रेसमड या फिल्टर केक। अभी फिलहाल करंटली क्या है, जो मिल्स हैं वो रिसाइकल करती हैं इस एग्रीकल्चरल वेस्ट को मेन्योर की तरह, एक कंपोस्ट की तरह, एक खाद की तरह उसको कंपोस्ट करते हैं और बाद में किसानों को सप्लाई करते हैं, जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में फीड स्टॉक की तरह भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं एनएरोबिक डाइजेशन के थ्रू और सब्सिक्वेंट प्योरिफिकेशन के थ्रू, सो दैट हम कंप्रेस्ड बायोगैस जो है क्रिएट कर सकें। आगे बात करते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2023 की। सो इंडिया क्या है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसका थीम क्या है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है ये इंडिया में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रही है। 8th एडिशन जो है इस समिट का अभी करंटली वो चल रहा है। उसमें नए नए टॉपिक्स पे बात होगी, जैसे नई टेक्नोलॉजी हो गई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गई, एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं सीड फंड स्कीम की। सो इंडिया का जो स्पेस रेगुलेटर है इन स्पेस, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन्होंने सीड फंड स्कीम लॉन्च की है। सीड फंड स्कीम क्या करेगी, जो भी स्टार्टअप्स हैं जो अर्बन डेवलपमेंट के फील्ड में, डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में काम कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके, उनको सपोर्ट करेगी। जो सीड फंड स्कीम है इसमें प्रोविजन है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे अप टू 1 करोड़, सो दैट वो मेंटरशिप सपोर्ट दें, इसके साथ वो ट्रेनिंग भी देंगे, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी देंगे। आगे बात करते हैं रिसेंटली जो गुजरात का फोक डांस है गरबा, जो इसकी एक स्टिल देख सकते हो आप, उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। गरबा क्या है, एक डिवोशनल डांस है जो कि नवरात्रि के टाइम पे जो देवी माता की को डेडिकेट करते हुए, उनकी पूजा को डेडिकेट करते हुए ये परफॉर्म किया जाता है। फेमिनाइन एनर्जी या शक्ति के डेडिकेट किया जाता है। इसकी इंक्लूजन जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, उसने क्या किया है कि रिसेंटली इसकी जो इसको ज्यादा फेमस भी हो गया है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, एक नाम, एक रिकॉग्निशन मिल गई है। और इंडिया से जो गरबा है ये 15th ICH एलिमेंट है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 15वां है इंडिया का, जिसको इस लिस्ट में जगह मिली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है ग्राम मनचित्र एप्लीकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिसेंटली ग्राम मनचित्र एक ऐप लॉन्च की है, जो क्या करेगी, जो ग्राम पंचायत से उनको एम्पावर करेगी, ग्रास रूट्स जो स्पेशल प्लानिंग है, सो दैट उसको हम इम्प्रूव कर सके। स्पेशल प्लानिंग होती है स्पेस को, जगह के लिए आप प्लान करते हो। इस एप्लीकेशन में ग्राम पंचायत को सपोर्ट किया जाएगा, ग्राम पंचायत लेवल पर जो है प्लानिंग को परफॉर्म करने के लिए जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये सिंगल और यूनिफाइड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, सो दैट हम अलग अलग डेवलपमेंट वर्क्स को विजुअलाइज कर सके जो भी अलग अलग सेक्टर में होते हैं, और एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सके ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की। ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है एक इनिशिएटिव है जो कि यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के साथ एसोसिएटेड है। ये जो फोरम है एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लेके आता है, सो दैट वो पब्लिक पॉलिसी इश्यूज को डिस्कस कर सके इंटरनेट के रिलेटेड। इसका थीम क्या है, जो 2023 की फोरम है, इसका थीम है मूविंग फॉरवर्ड कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा। आगे बात करते हैं मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट की। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरा गांव मेरा धरोहर। इसका एम क्या है, ये क्या करेगा, कल्चरल डाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करेगा, मैपिंग करेगा अलग अलग गांवों की जो इनहेरेंट है पूरे देश में। मैपिंग जो है वो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के अंडर की जाती है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन में। जो मैपिंग होगी गांवों की वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में होगी। इसके अंदर क्या किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन जो है कंपाइल की जाएगी, जिसमें जो भी इंडियन विलेजेस हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री, इथोस, हर चीज के बारे में डिटेल्स होंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट इटली। सो इटली ने रिसेंटली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट ले ली है, बाहर आ गया है।
हमने लास्ट मंथ ये भी डिस्कस किया था कि फिलीपींस ने लास्ट मंथ चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट ले ली थी। इससे पहले 2018 में सियारा लियोने ने भी जो है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट ले ली थी। इटली जो है ओनली G7 नेशन था जिसने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था 2019 में। G7 नेशन 7 है, कौन कौन सी है? जापान है, यूके है, इटली है, इसके बाद है कनाडा, देन है इंग्लैंड, USA और जर्मनी और फ्रांस। ये 7 है जिसमें से इटली अकेला था जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में स्टार्ट हुआ था वन बेल्ट वन रोड की तरह एक चाइना के द्वारा लीड किया जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, इन सभी को कनेक्ट करने के लिए लैंड रूट्स और सी रूट्स को यूज करके। और क्या इसका एम था कि रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना, ट्रेड को प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। ऐसे यहाँ पर इसको जो है डायग्रामेटिकली फॉर्म में दिखाया गया है। जैसे चाइना है तो ये क्या है, इसको सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो रहा है, इधर यूरोप से हो रहा है। देन इधर देखोगे साउथ चाइना सी के थ्रू इधर साउथ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। देन ये जो रूट है साउथ ईस्ट एशिया को जो है वो कनेक्ट कर रहा है, इधर इंडियन ओशन है आ गया, साउथ एशिया आ गया। देन वेस्टर्न एशिया, यहाँ से एक ब्रांच जा रही है वेस्टर्न एशिया को कनेक्ट करेगी, देन पर्शियन गल्फ, देन मेडिटेरेनियन सी। तो ये क्या है, चाइना का प्रपोज्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था। आगे बात करते हैं वर्ल्ड के फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर की। सो दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है हीलियम यूज करेगा कूलिंग करने के लिए। नॉर्मली जो पावर प्लांट होते हैं वो प्रेशराइज्ड वाटर को यूज करते हैं कूलिंग पर्पस के लिए, लेकिन जो ये वाला न्यूक्लियर रिएक्टर है चाइना ने लॉन्च किया है ये हीलियम गैस को यूज करेगा। ये क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, पावर, हाइड्रोजन और एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टिव डिजाइन जो है वो यूज करेगा। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड की। सो कंबोडिया का जो अंगकोर वाट है जो कि एंशिएंट हिंदू टेम्पल है कंबोडिया का और खमेर आर्किटेक्चर की वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, उसको दुनिया का 8th वंडर का नाम दिया गया है। ये सूर्यवर्मन II राजा थे, उन्होंने 12वीं शताब्दी में बनाया था। पहले ये हिंदू टेम्पल था, भगवान विष्णु जी को डेडिकेटेड था, बाद में एक बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया। इससे पहले जो 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड के कौन कौन से हैं? इंडिया का ताजमहल हो गया, चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेरू की माचू पिचू, रोम का कोलोसियम, ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर स्टेचू, देन है जॉर्डन का पेट्रा, देन है मेक्सिको का चिचेन इट्जा कैनकुन में जो है। तो ये आपको ध्यान रखना है नाम। और 8वां कौन सा है ये भी आपने देख लिया। आगे बात करते हैं फर्स्ट साउथ एशियन नेशन की जिसने सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया है और ये पहली साउथ एशियन नेशन बनी है। कौन सी कंट्री है ये? नेपाल। नेपाल में अर्लियर था जो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था। उसके बाद पहली जो मैरिज है सेम सेक्स मैरिज वो फॉर्मली रजिस्टर हुई है। नेपाल की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी जो है उन्होंने 2015 में जो अडॉप्ट की गई थी उसमें भी स्टेट किया गया था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की। इसकी 91st जनरल असेंबली मीटिंग हुई है रिसेंटली, कहां पर? ऑस्ट्रिया के वियना में। वहां पर इसने जो इंटरपोल है उसकी शताब्दी यानी कि उसको 100 साल पूरे हो गए हैं वो सेलिब्रेट किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन में और ये 1923 में स्टैब्लिश हुआ था पुलिस को हेल्प करने के लिए कि पूरी दुनिया में पुलिस जो है पूरी दुनिया को सेफर प्लेस बनाने के लिए एक साथ आकर क्या क्या काम कर सकती है। इसमें 196 मेंबर कंट्रीज और इंडिया भी इंटरपोल का मेंबर है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की रिसेंटली 33rd असेंबली हुई है। 27 नवंबर को स्टार्ट हुई थी, 6 दिसंबर तक चली है। IMO के हेडक्वार्टर्स हैं जो लंदन में, वहां पर हुई है। यहाँ पर इंडिया को दोबारा से एज ए काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट किया गया है और इंडिया को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिले हैं इस इलेक्शंस में 2024-25 के सेशन के लिए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी। इंडिया ने IMO को ज्वाइन किया था 1959 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं लंदन में।
आगे बात करते हैं माउंट मेरापी की। माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में है, जहां पर रिसेंटली एक वल्केनो इरप्ट हुआ है माउंट मेरापी में, जिसको आइलैंड ऑफ सुमात्रा भी बोला जाता है। मेरापीज इरप्शंस जो है ये साइंटिस्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि ये डीप जो एक अर्थ के नीचे डेप्थ मैग्मा मूवमेंट से ट्रिगर नहीं हुई, बल्कि जो काफी शेलो यानी कि कम डेप्थ में जो है इसका सोर्स देखा गया है, पीक के काफी क्लोज है। इंडोनेशिया जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे ही सिचुएटेड है, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलिजन जो है उसकी वजह से काफी ज्यादा भूकंप हो गए, वल्केनिक एक्टिविटी वगैरह देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं बिल्डिंग अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयज इनिशिएटिव की। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। हिंदू कुश हिमालयज है, ये हिंदू कुश वैली जो है अफगानिस्तान की, वहां से लेकर म्यांमार तक जो है पूरे फैले हुए हैं, जहां यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े आइस रिजर्व्स भी हैं पोलर रीजन के बाहर की अगर बात करें। इसमें काफी सारी जो नदियां हैं उनके सोर्सेज भी है, ये जो आइस रिजर्व्स है जिसमें से गंगा नदी भी शामिल है। ये जो इनिशिएटिव है इसमें भूटान और नेपाल को क्षमता दी जाएगी, उनको एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, उनको ये इनेबल किया जाएगा कि वो इफेक्टिव क्लाइमेट अडेप्टेशन में इन्वेस्ट कर सकें, और क्या क्या क्लाइमेट के साथ रिस्क इन्वॉल्व है, क्या डिसीजन मेकिंग वगैरह है, हर चीज को और वो समझ सके, इसके लिए इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं स्टेट न्यूज की। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट द स्टेचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टेचू अनवील किया है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में। ये जो किला है 1660 में मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा ही बनाया गया था। इसकी जो पिक्चर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन है एशियन रेंजर फोरम। इसकी फर्स्ट जो फोरम है रिसेंटली असम के गुवाहाटी में हुई है, जिसका एम क्या है, रेंजर्स को और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एशियन रीजन के, उनको अपॉर्चुनिटी देना सो दैट जितने भी इश्यूज रेंजर्स को अफेक्ट करते हैं उसको वो डिस्कस कर सके और सॉल्यूशंस ढूंढ सके। इसका थीम क्या है, एशियाज बायोडाइवर्सिटी गार्डियंस फॉर 30x30। नेक्स्ट है बीडेवाड़ा। बीडेवाड़ा क्या है, रिसेंटली पुणे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बीडेवाड़ा की जो स्ट्रक्चर था वो क्या कर दिया है, डिमोलिश कर दिया है, सो दैट वहां पर वो एक नेशनल मेमोरियल फॉर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले, उनका नेशनल मेमोरियल जो है वो क्रिएट कर सके। बीडेवाड़ा एक ऐसी जगह थी जहां पर ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले जी ने पहला गर्ल्स स्कूल एस्टैब्लिश किया था 1848 में। सावित्री बाई फुले जो है इनको इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर की तरह भी जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले इन दोनों ने मिलकर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी स्टार्ट किया था प्रेग्नेंट विडोज के लिए, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती थी, जो विधवा थी, प्रेग्नेंट थी। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की, जो कि ट्रुथ सीकिंग के लिए, सत्य के लिए जो है एक सोसाइटी डेडिकेटेड थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आप अपनी हिस्ट्री के बुक्स में भी इनके बारे में पढ़ते हो। देन है एएमए बैंक। उड़ीसा की सरकार ने एएमए बैंक जो है आमा बैंक लॉन्च किया है, सो दैट पंचायत लेवल पर बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट किया जाए। हर गांव में एक जिन गांव में एक सिंगल बैंक भी नहीं है उनको भी बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाई जाए। एक छोटा सा कॉस्ट इफेक्टिव बैंक ब्रांच की तरह होगा, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और छोटी सी बैंक ब्रांच के बीच में लाई करेगा, और ये बहुत सारी बेनिफिशियरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उस गांव के लोगों को। देन है इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। रिसेंटली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करेंगे, जिसमें 30 करोड़ जो है वो वहां पर खर्चे जाएंगे 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में और 6G के लॉन्च में। आगे बात करते हैं मिशन दक्ष की। सो मिशन दक्ष जो है ये बिहार की सरकार ने लॉन्च किया है, एक नया इनिशिएटिव है जिसके अंडर 25 लाख बच्चों को जो है सपोर्ट किया जाएगा जो भी एकेडमिक चैलेंजेस फेस करते हैं। मिशन दक्ष की फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। ये इनिशिएटिव का फोकस क्या होगा कि जो हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश क्लासेस है, स्पेशलाइज्ड क्लासेस, वो 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास के स्टूडेंट्स को दी जाए। जो भी बच्चे सरकारी स्कूलों में है, स्टेट रन स्कूल्स में है, जो एकेडमिक चैलेंज फेस करेंगे उनकी बेसिकली हेल्प की जाएगी, पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट वगैरह किया जाएगा। आगे है हॉर्नबिल फेस्टिवल। रिसेंटली 24th एडिशन जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल का
नागालैंड में जो है सेलिब्रेट किया गया है। यूएसए, जर्मनी और कोलंबिया इस साल के हॉर्नबिल फेस्टिवल में एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं। और स्टेट पार्टनर की बात करें तो असम जो है स्टेट पार्टनर की तरह काम कर रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया, जो कि एक ट्रॉपिकल बर्ड है, जो कि वहां के फोकलोर में, वहां के कल्चर में काफी ज्यादा डिस्प्ले किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला जाता है और इसका एम है कि आपस में जो अलग अलग कबीले के ग्रुप है वो इंटरेक्ट करें, कल्चरल हेरिटेज जो है नागालैंड को उसको प्रमोट किया जाए। देन बात करते हैं मेघालय के 4 प्रोडक्ट्स को रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? किसी जगह के किसी स्पेशल जो प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। और ये जो टैग है ये कौन एडमिनिस्टर करता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और ये अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। रजिस्टर करती है जीआई रजिस्ट्री, चेन्नई में है जो। और एक बार जीआई टैग मिल गया तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। जो 4 प्रोडक्ट्स हैं जो मेघालय से जिनको जीआई टैग मिला है वो है, पहला है लकाडोंग टर्मेरिक। टर्मेरिक होती है हल्दी। लकाडोंग हल्दी जो है वो अपनी हाई करक्यूमिन कंटेंट के लिए जानी जाती है। देन है गारो डकमांडा। गारो डकमांडा क्या है? ये मेघालय के गारो से बिलोंग करता है, एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि गारो ट्राइब पहनती है। इसके बाद है लरनाई पोट्री, एक ब्लैक पोट्री है जयंतिया हिल जिले से। देन है गारो चुबिची। गारो चुबिची जो है एक ट्रेडिशनल राइस बेस्ड एल्कोहलिक बेवरेज है, पीने वाला पदार्थ है गारो कबीले का। इसको भी जीआई टैग मिला है, तो ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम की। एक म्यूजियम है जो कि फॉलन एयरमैन जो लाइट फोर्सेस के लिए फ्लाई करते थे उनको डेडिकेटेड एक म्यूजियम खोला गया है अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में। हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम जो है इसका नाम एयर रूट के नाम पर रखा गया है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न असम और चाइना के यूनान के बीच में जो रूट है उसके नाम पर रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं रिसेंटली तेलंगाना में जो इलेक्शंस हुई थी वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जिसके नए चीफ मिनिस्टर जो डिसाइड हो गए हैं उनका नाम होगा रेवंत रेड्डी। इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। देन मिजोरम के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे जोरम पीपल्स मूवमेंट के जो लीडर हैं जिनका नाम है लाल डोहमन। इनकी भी पिक्चर देख सकते हैं, ये मिजोरम के अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की न्यूज की। सबसे पहले मफ्ताल। मफ्ताल एक दवाई है, एक गोली है जो कि एज अ पेन किलर यूज होती है। रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि इंडियन फार्माकोपियल कमीशन आईपीसी ने एक ड्रग सेफ्टी अलर्ट जारी किया है कि जो मफ्ताल है इसके काफी ज्यादा ड्रग रिएक्शंस जो है वो देखे गए हैं। मफ्ताल में मेफेनामिक एसिड होता है और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और जो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो गठिया होता है या जो मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं वमेन को, उनके क्रैम्प्स के लिए यूज होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स की तरह में देखा गया है कि ये ड्रेस सिंड्रोम में भी जो है रिजल्ट कर सकती है। ड्रेस सिंड्रोम क्या है? ड्रेस की फुल फॉर्म है ड्रग रैश विद इओसिनोफिलिया एंड सिस्टमेटिक सिम्टम्स। ये एक सीवियर आइडोसिनक्रेटिक रिस्पॉन्स है किसी मेडिकेशन के, जिसकी वजह से क्या होता है एक काफी ज्यादा प्रोट्रैक्टेड ऑनसेट पीरियड देखा जाता है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि मफ्ताल क्या एक पेन किलर है। अगर पूछ लिया जाए कि न्यूज में था क्या है तो बस पता होना चाहिए आपको। देन है पॉम्प डिजीज। पॉम्प डिजीज की न्यूज में थी। रिसेंटली इंडिया में पहला पेशेंट जो है पॉम्प डिजीज का वो डायग्नोज हुआ है, जिसकी डायग्नोज हुई थी उसकी डेथ हो गई है। ये एक काफी रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि 10 लाख लोगों में एक बच्चे को अफेक्ट करती है, इतनी रेयर है। इसमें क्या होता है, मसल्स में ग्लाइकोजन जो है वो इकट्ठा हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, एंजाइम एसिड होता है GAA, जिसकी डेफिशिएंसीज की वजह से ये होता है, जो कि कम्प्लेक्स शुगर्स को तोड़ती है अपनी बॉडी में। जो एंजाइम एसिड है अल्फा ग्लूकोजिडेज, ये है इसका नाम, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बायो बैंक ने रिसेंटली 5 लाख ब्रिटिश वॉलंटियर्स के जीनोम सीक्वेंस को शेयर किया है कि साइंटिस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं रिसर्च के लिए। जीनोम क्या होता है, जो डीएनए होते हैं ना उनका सेट होता है। जैसे डीएनए क्या सेट है, एक सेल में कैसे कैसे डीएनए पाए जाते हैं, उसके सेट को बोलते हैं जीनोम। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बींग में।
जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि डीएनए का क्या ऑर्डर है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का किसी भी जीनोम में क्या ऑर्डर है वो फिगर आउट करना। आगे बात करते हैं माबेला की। इंडिया ने माबेला जो है एक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन लॉन्च किया है बच्चों के लिए तमिलनाडु के उडगमंडलम में, जो कि पॉलीवैक इंस्टीट्यूट जो है वियतनाम को उसके साथ कोलेबोरेशन में डेवलप किया गया है। मीजल्स में क्या होता है, स्किन पे से जो है लाल लाल ऐसे रैशेस की टाइप दाने दाने हो जाते हैं, तो ये वायरल इन्फेक्शन है, रूबेला भी और मीजल्स भी, तो आपको ये ध्यान रखनी है। देन है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जिसका नाम है JT60SA। ये जो है आप बोल सकते हो अनवील किया गया है, जॉइंट इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन और जापान का, और अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का ये फोररनर है, इससे पहले चलेगा। एम क्या है इसका, न्यूक्लियर फ्यूजन को क्लीन ग्रीन जो है एनर्जी का सोर्स की तरह डेमोन्स्ट्रेट करना। ये फ्रांस में लोकेटेड है और चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया और यूएसए की कोलैबोरेशन है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है एक साथ फ्यूज होते हैं, एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड न्यूज की। सबसे पहले है मियावाकी प्लांटेशन मेथड। साउथ ईस्टर्न जो कोल फील्ड लिमिटेड है वहां पर प्लांटेशन जो है मियावाकी मेथड यूज करके जो प्लांटेशन प्लांट्स लगाए गए हैं छत्तीसगढ़ के कोल बेल्ट में। मियावाकी मेथड जो है ये जापान के बॉटनिस्ट हैं अकीरा मियावाकी, उन्होंने ये जो मेथड है वो आप बोल सकते हो अनवील किया था, डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, जो नेटिव ट्रीज हैं, यानी कि जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ही जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, ग्राउंड कवर प्लांट्स हो गए, उनको प्लांट करते हैं हर स्क्वायर मीटर में, सो दैट एक बहुत ही घना कैनोपी लेवल जो है बड़े लंबे ट्रीज का क्रिएट हो जाए छोटे लैंड में, यानी कि बहुत घने साथ साथ आप प्लांट्स लगाते हो। जो स्पीशीज सिलेक्ट की जाती हैं प्लांट करने के लिए वो ऐसी की जाती है कि वो किसी भी टाइप के वेदर को सरवाइव कर लेंगे, चाहे पानी की कमी क्यों ना हो। देन बात करते हैं UNFCCC की। रिसेंटली जो UNFCCC की 28th जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, कहां पर हुई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वहां पर इंडिया ने प्रपोज किया है कि हम 2028 की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है COP33 होस्ट करना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर एक फॉर्मल मीटिंग की तरह, मल्टीलेटरल ट्रीटी की तरह काम करती हैं। इसमें क्या होता है, मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए सर्कमस्टांसेस वगैरह को देखते हुए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी स्टैब्लिश की थी, डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस को जो है क्लाइमेट सिस्टम के साथ कॉम्बैट करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करके एटमॉस्फेयर में। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की, जो कि इंडिया ने लॉन्च किया है COP28 में UNFCCC के। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है डायलॉग, कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज के लिए, इनोवेटिव एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर नेचर्स इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह भी रेफर किया जाता है। एम क्या है, जो कन्वेंशनल पुरानी अप्रोच है जहां पर हम कार्बन एमिशंस को पर ही फोकस करते थे, इसमें क्या है ज्यादा ब्रॉड लेवल पर जो है एफर्ट्स पर फोकस किया जाएगा। देन है COP28 पर ही ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर की बात की, जो कि वहां पर लॉन्च किया गया है UAE एंड सऊदी अरेबिया ने। ये क्या है कि ग्लोबल इंडस्ट्री चार्टर है जिसमें क्या किया जाएगा, क्लाइमेट एक्शन के लिए उसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी, तेजी से क्लाइमेट एक्शन किए जाएं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है जितने भी हाई स्केल इम्पैक्ट है वो अचीव किए जाए। इसके अलावा ये की इनिशिएटिव है ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन एक्सेलरेटर में, जो कि वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में लॉन्च किया गया था। इसके बारे में भी हमने पहले बात की थी। देन COP28 में ही इसने UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने $30 बिलियन कमिट किए हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। कहां पर, एल्ट्रा में। एल्ट्रा क्या है, क्लाइमेट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस को रेवोल्यूशनाइज करना, इक्विटेबल एक्सेस को प्रायोरिटाइज करना ग्लोबल साउथ के लिए,
$30 बिलियन प्लेज के साथ जो अल्ट्रा है ये अभी दुनिया का बड़ा सबसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह काम करेगा क्लाइमेट एक्शन को डेडिकेट करते हुए, जिसमें क्या है मोबिलाइजेशन की जाएगी $250 बिलियन की 2030 तक। देन है लॉस इन डैमेज फंड, ये भी COP28 में ही जो है वहां पर इसकी क्रिएशन की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी इनिशियल फंडिंग जो है $475 मिलियन होगी, जिसमें यूरोपियन यूनियन कंट्रीब्यूट करेगा, USA करेगा, जापान करेगा और UAE करेगा, और इंटरीम होस्ट की तरह काम करेगा वर्ल्ड बैंक पहले 4 साल के लिए। ये जो फंड है ये क्या करेगा, अलग अलग चैलेंजेस जो भी क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है उसको फाइनेंस करेगा, जैसे कि क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी इमरजेंसीज हो गई, सी लेवल जो बढ़ रहे हैं, कोई भी जैसे मान लो कोई फ्लड्स आ गए तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट लोगों की जाती है, माइग्रेशन, ये सारी चीजों को फाइनेंस किया जाएगा। देन है AGII, इसकी फुल फॉर्म है अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव। ये अफ्रीका के लीडर्स के द्वारा 28th COP में लॉन्च किया गया है UAE में। इसका एम क्या है, ग्रीन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज है उनकी ग्रीन ग्रोथ को उसकी बढ़ावा देना अफ्रीका में, और अफ्रीका की इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एलिमेंट भी इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, पेरिस एग्रीमेंट के भी, और फॉसिल फ्यूल को कम से कम यूज किया जाए, वो चीजें ध्यान इसमें जो है प्रमोट की जाएंगी। देन है बिजनेस एंड फिलेंथ्रोपी क्लाइमेट फोरम, ये भी पहली बार प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट इनिशिएटिव है जो कि COP28 में इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें 1300 के करीब ग्लोबल बिजनेस लीडर एक साथ आए थे, जब फिलेंथ्रोपिस्ट जो है ये क्या करेंगे, अलग अलग रीजन को, अलग अलग सेक्टर्स को जो है रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट ग्लोबल आउटलुक एक इंक्लूसिव हो। ग्रीन क्लाइमेट फंड, अलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स अलायंस, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इन्होंने $5 बिलियन प्लेज किए हैं स्टार्टिंग के लिए। इसके बाद ये काम देखेगी, स्ट्रेटेजी डेवलप की करेगी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो अभी $3 ट्रिलियन के गैप को फाइनेंस करने के लिए हर साल क्या चाहिए, वो चीजें के लिए प्राइवेट सेक्टर कैसे हेल्प कर सकता है, नेट जीरो एमिशंस को अचीव करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कैसे करेगा, क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर क्या काम करेगा, वो सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। देन है इसकी जो डिक्लेरेशन, UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रिलीफ, जो COP28 है वहां पर एक डिक्लेरेशन अनवील की गई है जिसका नाम है COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रिलीफ, रिकवरी एंड पीस। 70 गवर्नमेंट्स और 39 ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया है। इसमें ये देखा गया है कि क्लाइमेट फाइनेंस को रीडायरेक्ट करेंगे हाईली वल्नरेबल और फ्रेजाइल एरियाज में, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग एंड पार्टनरशिप सॉल्यूशंस जो है ऑफर करेंगे। नई डिक्लेरेशन जो है इसमें कंट्रीज को, देशों को एनरोल किया जाएगा वॉलंटरी कमिटमेंट में, सो दैट क्लाइमेट अडेप्टेशन एफर्ट्स को बढ़ाया जाए, फाइनेंस के एक्सेस को बढ़ाया जाए, कम्युनिटीज थ्रेटेंड जो है, जो भी कम्युनिटीज जो है जो वल्नरेबल है उनको फाइनेंस का एक्सेस मिले, जो भी डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होते हैं उनको फाइनेंस एक्सेस कराया जाए, और जिनके पास फंडिंग नहीं है किसी भी चीज से जूझने के लिए उनको भी फाइनेंस एक्सेस करवाया जाए। देन है क्लाइमेट क्लब। क्लाइमेट क्लब एक ओपन इंक्लूसिव हाई लेवल फोरम है कोऑपरेशन के लिए क्लाइमेट एक्शन पर, पर्टिकुलरली अगर इंडस्ट्रीज की डीकार्बोनाइजेशन के लिए बात करें, ये क्या करेगी, पेरिस एग्रीमेंट गोल्स के इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करेगी। इसका आइडिया सबसे पहले जर्मनी ने प्रपोज किया था G7 मीटिंग के टाइम पे 2022 में। क्लाइमेट क्लब में 36 कंट्रीज मेंबर हैं करंटली, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट 2011 to 2020 की। ग्लोबल क्लाइमेट 2011 to 2020 रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2011 से 2020 वाला जो दशक था ये वार्मेस्ट डेकेड था लैंड के लिए भी और ओशन के रिकॉर्ड में भी। WMO जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि 1950 में स्टैब्लिश हुई है। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। सबसे पहले ISSA विजन 0 2023 अवार्ड, जो कि ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को मिला है।
ये जो अवार्ड है रिसेंटली 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क हुई थी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, वहां पर इनको मिला है। देन अवार्ड्स की जो कि IFFI गोवा में जो हुआ था रिसेंटली, वहां पर मिले हैं। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म को, जो कि एक पर्शियन फिल्म है अब्बास अमीनी की। देन सिल्वर पीकॉक मिला है बेस्ट डायरेक्टर के लिए, एक बुल्गारिया के डायरेक्टर है स्टीफन कोमांडेरव, उनको बलागाज लेसन्स मूवी के लिए। देन सिल्वर पीकॉक बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में मिला है ईरान के एक्टर पौरिया रहीमी सैम को एंडलेस बॉर्डर्स मूवी के लिए। सिल्वर पीकॉक अवार्ड बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए मिला है मिलानी थीरी, जो फ्रांस की एक एक्टर है, फीमेल एक्टर, पार्टी ऑफ फूल्स के लिए। देन सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर द स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कंटारा फिल्म के लिए। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद है VR ललिता अंबिका, ये पहले इसरो की डायरेक्टरेट ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, उसकी पहले डायरेक्टर भी रही है। इनको फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये दिया गया है, इनकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज है, जो कि अमेजोन इंडिया को मिला है, क्योंकि अमेजोन इंडिया कंपनी में जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनके लिए इंक्लूसिव एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। ये अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद है डिफेंस के रिलेटेड न्यूज। सबसे पहले है इंडियन आर्मी ने रिसेंटली डबल हम्प्ड कैमल्स डिप्लॉय किए हैं ईस्टर्न लद्दाख में। इंडियन आर्मी ने लद्दाख में लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए डबल हम्प्ड कैमल डिप्लॉय किए। इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, ऐसे दिखते हैं, ऐसे 2 हम्प होते हैं जहां पर ये फैट स्टोर करते हैं और काफी हार्श क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं। डबल हम्प्ड कैमल, इनको बैक्ट्रियन कैमल भी बोला जाता है, 2 इनके हम्प होते हैं, फैट स्टोर करते हैं जहां पर, और ये सेंट्रल एशिया के जो काफी सूखे इलाके हैं, हार्श और सूखे इलाके, वहां के रहने वाले हैं। इंडियन आर्मी ने लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जहां पर डबल हम्प्ड कैमल्स को, जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, वहां पर भी डिप्लॉय किया था। देन बात करते हैं जो फर्स्ट वुमेन बनी है एक इंडियन नेवी वॉरशिप को कमांड करने वाली, इनका नाम है प्रेरणा दियोस्थली। इनकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कमांडिंग ऑफिसर है INS त्रिंकेत की, जो कि गोवा में बेस्ड है। पहली वुमेन बनी है जिन्होंने एक इंडियन नेवल वॉरशिप की कमांड जो है वो अभी उनको मिली है। आगे बात करते हैं फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर की, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय की गई है। इनका नाम है कैप्टन गीतिका कौल, इनकी ये सेंटर वाली है। ये स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से बिलोंग करती हैं। पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन में डिप्लॉय की गई है। अब बात करते हैं कोई अपॉइंटमेंट है, रिपोर्ट, स्कीम, इंडिसेस वगैरह की। सबसे पहले है ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2023 रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये इनेबल करता है इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट्स, बिजनेस और बाकियों को, सो दैट वो टाइम पर एक्शन ले सकें डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, हजार्डियस इवेंट्स के एडवांस के लिए। नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट 2023। ये इसकी जो ये रिपोर्ट है UNCCD ने रिलीज की है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये UNCCD जो है 1992 में अर्थ समिट पर ओरिजिनेट हुई थी, जो कि रियो दी जेनेरियो में है। यहीं पर 2 और जो कन्वेंशंस हैं वो वहां पर जो है ओरिजिनेट हुई थी। एक तो UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करती है, एक बायोडाइवर्सिटी को करती है UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD। इसके बाद है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है ये रिलीज करती है। इसमें इंडिया का रैंक रहा 49th इस बार, और टॉप पर रहा USA। देन है ग्लोबल एम्बेसडर्स फॉर द ओलंपिक्स। अभी जो 4th विंटर ओलंपिक गेम, यूथ ओलंपिक गेम हो रही है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गैंगवन प्रोविंस में, वहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मिन्हो एंड के ड्रामा स्टार ली डोंग वूक को अपॉइंट किया है फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर की तरह फॉर ओलंपिक TM फ्रेंड्स। इनकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन है गजराज सुरक्षा। इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस की है कटिंग एज टेक्नोलॉजी गजराज सुरक्षा, सो दैट जो हाथी है एलिफेंट एक्सीडेंट्स को बचाया जा सके। जो भी रेलवे के ट्रैक्स पर एलिफेंट एक्सीडेंट्स होते हैं, इंडियन रेलवे अभी
इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के प्लान कर रही है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरला, कुछ छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के पार्ट्स में। देन है ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज की है। इस रिपोर्ट ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है कि कूलिंग से नियर जीरो एमिशन हमने कैसे अचीव करना है। एमिशंस फ्रॉम कूलिंग जो है वो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि वो 10% से भी ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे ग्लोबल एमिशंस में 2050 तक। कूलिंग क्या है, डबल बर्डन की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रिज यूज करना है, एसी यूज करना है कूलिंग के लिए, एक तो आपको उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बर्डन है। दूसरा, जो कूलिंग इक्विपमेंट में गैसेस रिलीज होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। तो 2 डबल बर्डन हो गया इनका। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले है शीतल देवी जी, इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। ये इंडिया की पैरा आर्चर हैं और ये इन्होंने अभी जीत हासिल की है 4th एडिशन ऑफ द एशियन अवार्ड्स में, जो कि रियाद में है। और ये उनको जो बेस्ट यूथ एथलीट का टाइटल भी मिला है। शीतल देवी जो है गोल्ड मेडल जीता इन्होंने पैरा एशियन गेम्स में, चाइना के हंगजाऊ में पहली फीमेल आर्चर बनी जिनकी आर्म्स नहीं है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनकी बाजू नहीं है। तो बिना बाजू के जो खेल के अचीव करने वाली, गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली फीमेल आर्चर बनी है। देन है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023, ये जर्मनी ने जीता है फ्रांस को हराकर। पहली बार जर्मनी ने अंडर 17 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जीता है और ये कहां पर हुआ था, इंडोनेशिया में। देन है इंडिया की 3rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। ये जो पहले हमारे चेस मास्टर है प्रगनंदा, इनकी सिस्टर हैं। तो ये पहले भाई बहन बने हैं जिन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इंडिया की 3री फीमेल प्लेयर बनी है ग्रैंड मास्टर टाइटल जीतने वाली। इनसे पहले 2 और कौन थी, एक तो कनेरू हम्पी और एक हारिका द्रोणावल्ली। तो ये आपको ध्यान रखना है, चेस के साथ रिलेटेड है। देन 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 हुई है, जिसमें हॉकी पंजाब जीती है। इसने हॉकी हरियाणा को जो है हराया है, गोल्ड मेडल जीता है। ये इवेंट्स कहां पर हुए थे, चेन्नई में, चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में, जो कि तमिलनाडु में है। आगे है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये लखनऊ में हुए हैं रिसेंटली। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन ने 1991 में स्टार्ट किए थे। सैयद मोदी जो बैडमिंटन प्लेयर है उन्हीं की याद में। देन है IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, ये रिसेंटली आर्मीनिया के येरेवान में हुई है। 26 मेंबर का स्क्वाड जो है इंडिया से उन्होंने ज्वाइन किया था। टोटल 17 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके बाद मिसलेनियस न्यूज। सबसे पहले है मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली इंडियन बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। रोवर मिशन जो है ये मंगल ग्रह का। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो है मल्टीपल कूल स्पेस मिशन पर काम कर रही हैं, जिसमें परसीवरेंस रोवर भी है। और ये क्या कर रही है, वो सैंपल्स को अर्थ पर कलेक्ट लेकर वापस आएगा, जो ये परसीवरेंस रोवर है मार्स से। देन है कॉन्डर क्या है, एक IBM ने रिलीज किया है पहला 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप है। क्वांटम चिप जो है ये क्वांटम बिट्स पर काम करता है। ये क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए प्रोसेसर की तरह काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स को हार्नेस करता है एक ह्यूज लीप डिलीवर करने के लिए, पावर को प्रोसेस करने के लिए। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के अगर देखें उनके कंट्रास्ट में क्वांटम कंप्यूटर्स जो है ये क्यूबिट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर्स बिट्स को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए। देन एक बुक है वेलकम टू पैराडाइज, जो कि ट्विंकल खन्ना ने रिलीज की है। ये उनकी ऑथर है। ट्विंकल खन्ना की ये 4th बुक है। इससे पहले इनकी 3 बुक्स है, मिसेस फनी बोन्स, पाजामाज आर फॉरगिविंग एंड लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। अब बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सेंड्रा डे ओकोनोर जो कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की पहली जज, वुमेन जज थी। शी पास्ड अवे। इनकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले है वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें क्या है, लोगों को अवेयर किया जाता है एड्स के बारे में, स्टिग्मा ना रहे हर चीज के बारे में। इस बार का थीम था लेट्स कम्युनिटीज लीड।
देन है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वहां पर जो लोग मर गए थे उनकी याद में मनाया जाता है। भोपाल में एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, वहां पर एक गैस लीकेज हुई थी, काफी पॉइजनस गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो 2 और 3 दिसंबर की रात को जिसने काफी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, उन्हीं की याद में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी होती है गुलामी, ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन जो है ह्यूमंस की, उसके बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द एसडीजीज फॉर विद एंड बाय पर्संस विद डिसेबिलिटीज। देन है नेशनल और इंडियन नेवी डे, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है कि डिसीजिव इंडियन विक्ट्री, इंडिया की जो जीत है पाकिस्तान पर 1971 में जो जीत हासिल की थी, इंडियन नेवी का जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था उसके थ्रू, उसको सेलिब्रेट करता है, ये ध्यान रखना है। देन है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, बैंकिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट रोल को हाईलाइट करता है। इस बार का थीम था अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंप्रूव द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इसके बाद है वर्ल्ड सॉइल डे, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। देन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 1994 को एस्टैब्लिश किया गया था ICAO के 50th एनिवर्सरी एक्टिविटीज के पार्ट की तरह। इस बार का थीम था एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ये आप हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम देख सकते हो, ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस